हाँ जी, बताओ भाई सौरभ, क्या डाउट है? हाँ सर। क्या ओपन करना है? एस्टिमेशन का, जैम का एस्टिमेशन 50/2। कौन सा, एस्टिमेशन या मेथड ऑफ एस्टिमेशन वाला? फिर एस्टिमेशन वाला सिर्फ। बताओ, ये वाला ना। हाँ सर, इसमें 18th कौन है सर? कौन सा? 18th 18। 1/8। क्या डाउट है इसमें? कंप्लीटनेस का डेफिनेशन पता है? बस लगाओ। इसमें ये पूछ रहा है कि आपको ये पीएमएफ दे रखा है एक्स का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स का पीएमएफ है, एक्स की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी। एक्स की वैल्यू क्या क्या है? 0 1 2, तीन ही है ना। 0 1 2, 0 पे प्रोबेबिलिटी है 2p, 1 पे है 2p, इस पे है 1 - 4p। ऐसे ही y का पीएमएफ दे रखा है। y प्रोबेबिलिटी ऑफ y का पीएमएफ क्या है? 0 1 2। तो इस पे है p/2, 4p² एंड 1 माइनस, है ना वही। सो अब यहाँ से बताओ एक्स कंप्लीट कब होगा? यहाँ से जो आएगा, अगर हम डेफिनेशन देखें, मुझे चेक करना है एक्स वाई में एक्स कंप्लीट है, वाई नहीं है, दोनों कंप्लीटनेस चेक करना है। तो मैं पूछूं कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज कंप्लीट, ये वही कंप्लीट एस्टिमेटर होता है ना, वही है। तो टी वहाँ कंप्लीट एस्टिमेटर बोलते हैं ना, कंप्लीट इफ एंड ओनली। बताओ क्या डेफिनेशन था इसका कंप्लीटनेस का? Expectation of g of t is equal to 0 implies probability of g of t is equal to 0 is equal to 1. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी, तो यहाँ एक्स है, टी की जगह एक्स रख दो। एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज 0 इम्प्लाइज जी एक्स इज 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1। यही है, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज ये क्या होगा, जी एक्स इज 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ एक्स, इसका ये मतलब है ना। ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करो, दोनों एक ही बात है। तो ये प्रूफ करने का मतलब ये प्रूफ करना है। तो तुम ये दिखा दो जी एक्स 0 है, एक्स का सपोर्ट एक्स का यहाँ पे क्या है? तो वैसे अगर देखोगे तो जो एक्स का सपोर्ट है, मतलब डोमेन रेंज एक्स का, तो एक्स का सपोर्ट 0 1 2 है, वाई का सपोर्ट भी 0 1 2 है। ठीक, तो अब ये लगाओ, इसमें क्या दिक्कत? हम लोग स्टार्ट, ये डेफिनेशन हो गया, सेम वाई का डेफिनेशन होगा, है ना। इसी चीज़ को अगर जी हम सर। रिपीट करेंगे तो यही डेफिनेशन वाई के लिए होगा, बस इसको अप्लाई करना है, देखते हैं। सो वाई के लिए भी सेम डेफिनेशन होगा। सर बस हो गया जो आपने लिखा है ना, दैट इज जी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल के लिए, हाँ, उससे ही मेरा आंसर आ गया। बस क्योंकि मैंने यही देखना है। एक्स को निकाला। हाँ सर, तो वो भी माइंड में नहीं आ रहा था। क्योंकि हो गया। प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग टू एस एक्स, ये हमेशा 1 होगा फॉर एनी रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये हमेशा 1 होगा, एक्स सपोर्ट में होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, ये है। तो यही करना है, जी एक्स हाँ बिलोंग सर। 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो मतलब एक्स को सपोर्ट में होना पड़ेगा, उन सब एक्स के लिए जी एक्स को 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ वाई पे आ जाए तो एक्स को हटा के वाई कर दो, इसमें बस सेम प्रोसेस रहेगा। अब एक्स को हटा के वाई रख दो, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ वाई कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा कि रैंडम वेरिएबल वाई इज कंप्लीट इफ जी ऑफ वाई इज 0, प्रोबेबिलिटी जी कैपिटल वाई इज 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, मतलब जी ऑफ स्मॉल वाई इज 0 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ वाई। यही करना है। तो दोनों में आप लेट करो यहाँ से, ये दिखा दो कि सपोर्ट के लिए, तो मतलब यहाँ अगर कंप्लीट होगा तो आपको दिखाना पड़ेगा G0 G1 G2 0 है, ऐसा अगर कंप्लीट है तो,
नहीं, अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो सकता है, एक भी पॉसिबिलिटी है नॉन जीरो होने की, तो कंप्लीट नहीं होगा, और जीरो ही होना पड़ेगा जी एक्स को फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल सपोर्ट वैल्यू, तो जाए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। हाँ सर, मेरा वाई के लिए जी ऑफ वाई जीरो आ गया था फॉर ऑल वाई के लिए, तो हाँ बस उसी से हम बता सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे होगा। तो हो गया ना सॉल्व तुम्हारा ये। मतलब हाँ सर, तो क्या फिर इसके बाद, नेक्स्ट। 19th है उसका। 19 ये, हाँ। सर इसमें ना मेरा एक पार्ट नहीं हो रहा था, बाकी तो हो गए थे। कौन सा नहीं हुआ था? सर इसमें ए भी हो गया, डी डी पार्ट को नहीं वेरीफाई कर सका था। अरे क्यों करना है, ये यूएम यू यूनिक होता है तो एक ही तो आएगा, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये यूनिक होगा, तो एक ही कोई इनमें से यूएम यू होगा, तो जो कंप्लीट आ जाए जो अनबायस्ड आ जाएगा वो हो जाएगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा ना, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, ऐसे भी यूएम यू यूनिक होता है। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे टी बराबर समेसन मॉड एक्सआई जो आया होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंप्लीट सफिशिएंट ये आ जाएगा, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट। अब इसका कोई, जैसे यहीं से मैं पूछ लूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकाल लो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी कितना आ जाएगा, यहाँ मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एक्सपोनेंशियल थीटा आएगा, तो एक्सपोनेंशियल थीटा आएगा, तो वैसे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एन अपॉन थीटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वैसा चाहिए तो कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/t निकाल लो, ये निकाल सकते हो। हाँ सर, ये मैंने किया था सर, इसका बी पार्ट ही मतलब सही है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फॉर्मूला भी क्लास में लिखाया होगा मैंने, कि x अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लिखाया है कि नहीं देखो, तो ये अगर तुम्हें याद है तो इससे इजीली हो जाएगा। हमने क्लास में, अच्छा छोड़ो ऐसे बताओ, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो वैसे अगर देखोगे इस क्वेश्चन को, ये ईच एक्स आई आपको दे रखा है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मॉड एक्स आई को ट्रांसफॉर्म करोगे ना, मान लो y बराबर मॉड एक्स आई है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट थीटा, तो समेसन एक्स मॉड एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, आई फ्रॉम 1 to n, ये गामा हो जाएगा n कॉमा थीटा, यही हमारा t है। तो जैसे अब ये कौन सा वाला गामा है, तो ये जब मैं लिख रहा हूँ ये कौन सा वाला गामा होगा, जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि t है, मान लो गामा अल्फा बीटा, तो पीडीएफ ऑफ टी कौन सा वाला होगा कि एक्सपोनेंशियल रेट थीटा है, तो रेट रहेगा, तो यहाँ आएगा बीटा के पार अल्फा, ये वाला गामा है, ठीक है। तो टी के टर्म में लिख लो बीटा टी, सो टी मोर देन जीरो, ये आ जाएगा। सर इसमें दिक्कत आ रहा है कि मैंने जब एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/mod x निकाला था। नहीं, इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है, इस वाले पीडीएफ में अल्फा अपॉन बीटा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/t कितना आएगा, ये निकालेगा बीटा अपॉन अल्फा -1 होता है, ठीक है। ये तुम वेरीफाई कर पाओगे, कैसे करते हैं पता है ना, 1/2 हाँ वन बाई सर। टी इंटू पी डी एफ इंटीग्रेट कर लो 0 से इन्फिनिटी में, तो ये आएगा, हाँ तो सर, यहाँ आपने से, पहले लिखाया हुआ है। तो यहाँ से 1/t कितना आ गया, थीटा अपॉन n-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ n-1 अपॉन टी इज थीटा, तो ये आंसर हो गया, n-1 अपॉन समेसन मॉड एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज यू एम वी यू ई जो चाहिए था आपको, तो ये आंसर है देखो। तो ये वाला थ्योरम अगर याद रखो, ये थ्योरम है मतलब रिजल्ट है, तो यू एम वी यू ई ऑफ थीटा, ये आंसर है तुम्हारे क्वेश्चन का, बताओ। तो डी ऑप्शन आ गया यहाँ से, है ना, तो ये एज अ थ्योरम लिख लो, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ जो मैं पूछ रहा था इसका आंसर आ गया थीटा अपॉन n-1,
तो इस फॉर्मूले से इसको प्रूव कर सकते हो। सर आगे सर समझ गया। सर आगे 22 है। तो इसमें जो है कि बताओ इसमें क्या डाउट है। फिर इसमें बस मैंने ऐसे पूछा था, जैसे आपने बताया था ना, अगर के पैरामीटर उसका हो तो उसका सफिशिएंट के, मतलब उसके अगर एन सैंपल का कोई रैंडम वेरिएबल है तो उसके एन सैंपल वाला भी सफिशिएंट होगा। तो सर उसी रिजल्ट को यूज करके ये पार्ट, मतलब सभी पार्ट होंगे वैसे तो इसके। तो ए तो हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, ये तो मतलब नहीं, वो जो मैंने सीधा बताया सीधा था हो वो जाएगा। कंप्लीट के लिए बताया था ना, कि वन पैरामीटर फैमिली है तो वन डायमेंशनल एस्टिमेटर ही कंप्लीट होगा, टू पैरामीटर फैमिली है तो टू डायमेंशनल एस्टिमेटर ही कंप्लीट होगा, ऐसा वो कंप्लीट के लिए था। सर एक आपने सफिशिएंट पे लिखाया था, अगर एन सैंपल तो एक्स वन एक्स टू एक्स एन, तो सारे ही वो सफिशिएंट होगा। तो सर उसी की मदद से ही ये सारे बने हैं ना। नहीं, ये लाइक्लीहुड फंक्शन से हो रहे हैं, उसके तर्ज पे नहीं हो रहे। लाइक्लीहुड फंक्शन बनाओगे वहां से तुम दिखा पाओगे लाइक्लीहुड फंक्शन क्या कहता, सॉरी फैक्टराइजेशन थ्योरम पे ये क्वेश्चन है। सो फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहता है, उस पे है फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये जो स्टेटमेंट है फैक्टराइजेशन थ्योरम का, कि तुम अगर लाइक्लीहुड फंक्शन को ऐसा लिख दो, g ऑफ x या h ऑफ x, h ऑफ x फैक्टर इंटू जी ऑफ थीटा कॉमा टी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये पहला पार्ट है कि t इज, है ना, क्या इसमें सही रहेगा। सफिशिएंट। दूसरा इसका एक्सटेंशन ये है कि मान लो अगर तुमने ऐसा लिख दिया कि लेट्स से लाइक्लीहुड फंक्शन अगर आप ऐसा लिख देते हो h ऑफ x g1 थीटा t1, मान लो एग्जांपल के लिए, अब टू प्रोडक्ट है ये g के थीटा टी के, अगर ऐसा लिख पाते हो तो इस केस में t जो होगा t1 t2 टी के, दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा, ठीक है। सो दिस इज अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। हाँ जी। जी सर, मैंने इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल रखा है। क्या है ये, नॉर्मल सर थीटा वन वो है ना, क्या है लाइक्लीहुड फंक्शन इसका। 1/√2 पाई की पावर एन हम्म ई रेस टू पावर -2 1/2 सर। 1/2 समेसन ओपन करके बताओ, ओपन करके हाँ। हाँ सर, ओपन करके बता फिर ई रेस -1/2 एन थीटा स्क्वायर -1/2 की पावर नहीं की नहीं, पावर थोड़ा सर। खोल के बताओ ना, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आएगा -1/2 थीटा स्क्वायर, ये ना। फिर ई की पावर 2ab, टू कट जाएगा माइनस कट जाएगा, थीटा इंटू समेसन एक्स आई, सर -2 थीटा भी आ रहा है मेरा। माइनस हाफ से कट नहीं जाएगा, -2 थीटा बाहर माइनस हाफ नहीं है, -हाफ इंटू 2ab, -2 इंटू हाँ थीटा इंटू समेसन एक्स आई, तो -2 और +2 जी कैंसिल नहीं सर, हो जाएगा, देखो। ठीक है। तो सर इसमें जी ऑफ थीटा की हमारा टी अब समीशन एक एक्स ही आ तरीके गया से इसमें। पहले वाले में फिट करोगे तो देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहले ऑप्शन ऑप्शन देख के हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग, तो पहला ऑप्शन इससे आ जाएगा, तुम्हें दिख रहा होगा, उसमें फिट करोगे, पहला ऑप्शन समेसन एक्स आई। दूसरा बनाना है तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, -हाफ समेसन एक्स आई स्क्वायर ई की पावर -हाफ थीटा स्क्वायर ई की पावर थीटा x1 और ई की पावर थीटा समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 2 से n। तो इससे सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा सही, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन लाना है तो उसके लिए मैं ऐसा लिखूंगा, वो अपने नीड के आप हिसाब से लाइक्लीहुड फंक्शन को लिखना है, जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ई की पावर थीटा समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 4 टू n, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही हो गया। फिर ऑप्शन डी को सही दिखाना है, सो हम लाइक्लीहुड फंक्शन को ऐसा लिखेंगे, ई की पावर -हाफ समेसन एक्स आई स्क्वायर एंड ई की पावर -हाफ थीटा स्क्वायर ई की पावर थीटा x1
और अच्छा वहाँ क्या अलग अलग करना है ना, x1 x2 x3 को अलग रखना है तो अलग अलग कर लो, x1 को अलग x2 को अलग, तो इसको अलग अलग रखो, तो ज़रूरत के हिसाब से ब्रेक करो। i फ्रॉम 4 से n, तो इसके हिसाब चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया, ऑल 4 ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं हाँ यहाँ पे। सर एक 28 है इसके बाद, हम्म। सर 28 है, और उसमें सिर्फ सी पार्ट देखना है। हम्म। फिर इसमें मैंने फिर इसका सिर्फ सी पार्ट बता दीजिए। सी पार्ट में क्या दिक्कत है, इसको लिखो लाइक्लीहुड फंक्शन कंप्लीट है, ये तो फैक्टराइजेशन थ्योरम उससे हो जाएगा। क्या एक्सपोनेंशियल फैमिली, वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली है ना, तो इसका पीडीएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीडीएफ विद एक्सपोनेंशियल फैमिली का कॉन्सेप्ट पता है, वन जी पैरामीटर सर। एक्सपोनेंशियल फैमिली, इसका थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। तो सर ये सर हो जाएगा वो, मैं उसका असिस्टेंट वाला वो लगा रहा था ये भी। ठीक है ना, वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली मैं लिख देता हूँ जस्ट समझने के लिए, वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, इसमें ये होता है कि पीडीएफ जो है उसको ऐसा लिख दो, ई एक्स पी ऑफ ए थीटा या ए एक्स प्लस बी थीटा प्लस सी एक्स इंटू डी थीटा, या ऐसा लिख दो एच एक्स इंटू हाँ कुछ भी सी थीटा। तो इसमें ये होता है, ये वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली है ना, वेयर थीटा बिलोंग्स टू एन इंटरवल, वेयर थीटा बिलोंग्स टू एन इंटरवल इन आर, है ना। तो उस केस में क्या होगा, देन टी जो बनेगा ये बनेगा समेसन एच एक्स आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशियंट स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये लगा लो, इससे इजीली आ जाएगा, ऐसा ब्रेक करो, देखो एच एक्स क्या बनता है, तो एच एक्स तुम्हारा एच एक्स जगह उसमें आएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर, मतलब सिर्फ एक्स आई स्क्वायर एच एक्स आएगा, तो टी बन जाएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर। हाँ सर मैंने एक्चुअली इसमें सफिशिएंट एंड कंप्लीट अलग अलग निकाल रहा था, तो सफिशिएंट तो आ गया था, थोड़ा कंप्लीट में दिक्कत आ रहा था, तो ये तो इसीलिए मैं। सफिशिएंट कंप्लीट दोनों मिल जाता है वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल, है ना, यही प्रसन्ना साहू वाली बुक में इसी का नाम रखा हुआ है, पिटमैन कुपमैन थ्योरम, है ना, ऐसा कुछ नाम उसने रखा हुआ है, पिटमैन कुपमैन थ्योरम इसका नाम है। ठीक है, तो जी सर। नेक्स्ट बताओ। सर एक 31 ये जी सर। तो क्या डाउट है इसमें, तो इसमें ये नहीं समझ में आया, डेल्टा एक्स1 एक्स2 कोई फंक्शन है ना ये। delta be the unbiased estimator of theta, which of the following cannot be attained as a value of the variance of delta at theta is equal to 1। कह रहा है कि डेल्टा एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, सो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है वेरिएंस ऑफ डेल्टा। तो सी आर एल वाला थ्योरम जानते हो ना, क्रैमर राव इनइक्वालिटी, तो ये तो क्रैमर राव इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन है। क्या कहता है क्रैमर राव इनइक्वालिटी, वेरिएंस हाँ ऑफ एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्योरी, सी आर इन इक्वलिटी पे ये क्वेश्चन है। तो ये कहता है अच्छा सर। कि अगर डेल्टा कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है, मैं इसी क्वेश्चन के सेंस में लिख देता हूँ, सो डेल्टा कोई अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, देन वेरिएंस ऑफ डेल्टा हमेशा ज़्यादा होगा सी आर एल बी ऑफ थीटा के। तो सी आर एल बी ऑफ थीटा निकाल सकते हो, हाँ सर इजीली निकल जाएगा। बस तो उससे देख लेना है कि सी आर एल बी से छोटा जो भी ऑप्शन होगा वो आउट हो जाएगा, मतलब कैन नॉट बोला है ना, तो वही यहाँ पे ट्रू ऑप्शन होगा। ठीक सर है, तो इसमें वेरियस ऑफ डेल्टा कैसे आएगा। हम्म, सर इसमें वेरियस ऑफ डेल्टा कैसे आएगा। वेरिएंस ऑफ डेल्टा निकालना ही नहीं हमें भाई,
हमें ये निकालना है। मान लो एग्जांपल के लिए ये आ गया तुम्हारा 0.1 समझने के लिए, या मान लो आ गया 0.15 समझने के लिए। तो मतलब ये जी कह रहा है सर। कि डेल्टा का वेरिएंस इससे ज्यादा ही होगा। तो ये ऑप्शन अच्छा फिर मतलब ये, जी सर। समझ आया ठीक है, तुम्हें? हाँ समझ गया, ठीक है। हाँ 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 समझ गया सर, वो रिमूव कर देंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो। हाँ। तो तुम्हें ये देखना है कि इसने पूछा है कैन नॉट बी, तो मतलब देखना है कौन सा है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो आउट हो जाए, मतलब वो मतलब ऑप्शन छोटा टाइप। होगा कि जो CLV से छोटा होगा वेरिएंस वो आउट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब समझ यहाँ ये गया कह सर। रहा है कि वेरिएंस ऑफ डेल्टा जो होगा, हमें ये देखना है कि वेरिएंस ऑफ डेल्टा बिलोंग करेगा CR LB ऑफ थीटा से इन्फिनिटी के बीच। तो जो इस इंटरवल में नहीं है वो सही ऑप्शन है, यहाँ पे कैन नॉट बी बोल रहा है, तो ये डेल्टा का वेरिएंस इसी इंटरवल में होगा। हाँ सर समझ सर, एक 40 है। कितना आया था? सर एक 40। नहीं, ये इसमें कितना आएगा, आई थिंक कितना आता है, थीटा अपॉन एन, एन अपॉन जो भी आएगा, सो थीटा 1 है ना। सर CR LB का थीटा कितना आएगा, इतना मुश्किल तो नहीं है ये। इसमें आई थिंक आएगा θ/n। थीटा बाई एन, थीटा 1 दे दिया है, तो 1/3 मतलब 0.33 आ गया है ना। तो अभी के लिए मैं आपका गैस इस कर क्वेश्चन है। सर, मैं गैस कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली नहीं पता क्योंकि हाँ मैंने चेक किया है करना इसका पड़ेगा क्या काफी। आएगा। तो वेरिएंस इसका एक्स बार का क्या, एक्स बार का ना, एक्स बार का वेरिएंस यहाँ कितना आएगा, एक्स बार तो मीन थीटा आ जाएगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन ना, यही आएगा एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में डेल्टा बिलोंग करेगा 0.33 से, मतलब 1/3 से इन्फिनिटी में। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, तो जो इसमें नहीं है वो कैन नॉट बी हो जाएगा। तो जैसे दिस कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट बी, ये आंसर सही है। ये तो इसमें है, सर यही तो ये आंसर। पॉसिबल है। जी सर, वही आंसर है, ABC आंसर है इसका। हम्म। सर सही है, आपका आंसर ABC है, हमारा हाँ गैस हाँ सही है। यही सही है वो, क्योंकि एक्स बार यहाँ यूएम यू होगा ना, एक्स बार का वेरिएंस 1/n है, वही अटेन करेगा इसको। सर एक 40। हम्म। सर 40। हम्म। तो यहाँ पे जो है, सर एक तो मैंने किया था, हो गया था वैसे तो। सर उसका मेथड बहुत लेंथी था, सर काफी टाइम लग गया वो। तो इसका कोई इजी है क्या? इसमें पूछा है एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, W एज एन एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। कंसिस्टेंट के लिए तो सिंपल है, इसको मेनली क्या है ना, IJ है, तो एक्चुअली होगा ये कि इसको अगर ओपन करोगे ना पूरा, इसमें कितने नॉन जीरो टर्म्स आएंगे W में? सर उसमें इसमें आएंगे n × n−1। एन स्क्वायर n माइनस एन, n स्क्वायर क्योंकि माइनस n। हाँ एन टर्म्स तो जीरो हो जाएगा, जहां भी आई जे इक्वल है वो तो जीरो हो जाना है, आई और जे तो जहां b इक्वल है वो जीरो हो n-1। जाएगा, जहां आई जे नॉन, ये एक्चुअली ऐसा है 1/2n² डबल समेसन xi - xj होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n j फ्रॉम 1 to n i डिफरेंट देन j। क्योंकि i इक्वल टू j होगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो पर जीरो नॉन नंबर हो गया, मतलब डिजेनरेट हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि i की वैल्यू मतलब ये है i नॉट इक्वल टू j। तो टोटल नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल अगर खोलोगे तो वो आएगा w में 1/2n², जैसे क्या क्या बनेगा अगर मैं लिखूं तो मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा ना, मतलब लिखने की जरूरत, जैसे अगर मान लो मैं भी x1 ऐसे माइनस x2 का होल स्क्वायर, जैसे अगर लिखूं यहाँ जैसे कह रहा था ना पहला, तो पहला टर्म जैसे जीरो आएगा, दूसरा आएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तीसरा आएगा x1 माइनस x3 होल स्क्वायर, और लास्ट में x1 माइनस xn होल स्क्वायर, ये आएगा। फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, समझ ऐसे लिख लोगे ना, x2 माइनस x2 जीरो हो जाएगा, तो ये ऐसे। सर छोड़ दो, सर मैंने ऐसे ही किया है, जो जो आपने वेट लगा रहे हो ना, मैंने ऐसे ही किया हाँ है। मैं बता देता वो हूँ आपका ऐसे क्लास होगा क्या। तो इससे ये है कि अगर तुम सीधा सीधा एक काम करो ना, सीधा सीधा एक्सपेक्टेशन निकाल लो, इसका सीधा सीधा एक्सपेक्टेशन निकालोगे कितना आएगा, इतना मत करो, समझ आया ना तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अभी मैं सीधा सर सीधा अगर सर एक्सपेक्टेशन ऑफ W निकालूं तो होगा क्या, 1/2n² और xi माइनस xj जो होगा उसका एक्सपेक्टेशन, xi माइनस xj के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन कितना होगा, ये ऐसा होगा डबल समेसन एक्सपेक्टेशन ऑफ
एक्स आई माइनस एक्स जे होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू n j फ्रॉम 1 टू n। ये बताओ कितना आएगा जहां i डिफरेंट है j से, क्योंकि i इक्वल j पे जी तो सर। जीरो हो जाएगा। तो इसका सर मीन इसका बताओ आया पहले, ये कितना आएगा। सर, मैं आपको सारे का मीन बता दे रहा हूँ। नहीं नहीं, एक काम भाई रुको, तुम यहाँ पे एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, एक्स जे का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। मुझे बताओ एक्स आई माइनस एक्स जे का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सर इसका आया 0,2 सिग्मा स्क्वायर। फिर उसका मैं बता दे रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हो ना उसका बता दे रहा हूँ। सीधा उसका यहाँ आया से आंसर। ये जो इतना कुछ है ही नहीं, ये वेरिएंस के इक्वल होगा, ये 2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो मैं पूछ रहा था तुमसे। तो ये 2 सिग्मा स्क्वायर ऐड होगा कितने टाइम, एन स्क्वायर माइनस एन टाइम। सर हो गया सर मेरा, इसलिए से तो मेरा आंसर आ गया है। बस मैं पूछना चाह रहा था कि इसका कोई इजी वे है क्या। बस यही वो ही। यही वे है, इजी वे कोई नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहीं से जो होगा सो होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जी इसको सर हो गया। सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वल तो नहीं आएगा सिग्मा स्क्वायर के, तो अनबायस तो नहीं है। कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट होने के लिए क्या दिखाना पड़ता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ई ऑफ डब्ल्यू। तो ये जब सर ये निकालोगे, तो हाँ, आ जाएगी। तो ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, और वेरिएंस ऑफ BTC आ डब्ल्यू जाएगी। निकालो। या वैसे भी ये तो जीरो। हम लोग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर भी लगा सकते हैं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ना, हाँ, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से भी सोच सकते हैं क्या होगा। तो इसे जीरो आ जाएगा लिमिट, सो ये हो जाएगा जीरो। तो इससे ये समझ आ जाएगा कि हाँ कंसिस्टेंट तो है। सर आपका क्लास भी है 7 7 नेक्स्ट बताओ। सर आपका क्लास है अभी 7 कोई 7 हो बात नहीं, गए। उसको कंटिन्यू 7:30 तक कंटिन्यू करते, बताओ आगे। सर ये एक 42 हाँ सर पीछे चला गया। तो क्या डाउट है इसमें। सर इसमें तो मैंने सबसे पहले जो सिग्मा आई ऑफ थीटा का साई वैल्यू थीटा जो है, निकाला हाँ। था। सर उसको मैंने कर लिया वो सिंप्लीफाई करके, बट उससे आगे नहीं हो रहा कि वो उसका यूएमपी कैसे निकालें, क्योंकि सर वो तो 6 टर्म में आ गया, ये 5 टर्म में आ ये गया। साई थीटा है क्या, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, x1 मोर देन इक्वल टू 4, ये दिखता है तुम्हें। ये जो है ऐसा है एक्चुअली, इसको ठीक से देखोगे तो समेसन k फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू k, ऐसा है। x1 x2 कहाँ से आ रहा है, पॉइजन है ना, यही है ना। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन इक्वल टू 4। तो डेल्टा अनबायस्ड एस्टिमेटर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ये लॉजिक पता होगा, 1 0। तो 1 कब लेंगे, जब x1 मोर देन इक्वल टू 4, 0 अदरवाइज। और यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा, यही साई थीटा आएगा, ठीक है। देखो, राव ब्लैक बल लगेगा इसमें। हम्म, सर इसमें राव ब्लैक बल थ्योरम लगेगा। हाँ, राव ब्लैकबल थ्योरम लगेगा। सर किसी और मेथड से नहीं हो सकता कि हम सोच सकते हैं ऐसा। उससे लेंदी होगा, होगा उससे भी लेंदी होगा, वो भी सीरीज सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा तुम्हें उसका, उससे भी होगा, तो हाँ बाद में। सर मैंने वैसे ही किया था, तो आप क्या उससे बता सकते हो, इसका मैंने एक्सपेंशन खोला तो वो आएगा। उससे भी आ जाएगा, देखता हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ से वो थोड़ा लेंदी होगा, ये क्या होता है x1 प्लस x2 यहाँ से आएगा ना। सो ये आएगा x1 प्लस, क्योंकि सैम्पल साइज 2 का है, तो x1 प्लस x2 जो है दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट। तो बाई राव ब्लैकबलाइजेशन टेक्निक क्या होता है, ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, और टी मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 4 है, तो इसको यूज कर लेता हूँ 5, दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ साई थीटा। तो ये आ जाएगा यू एम वी यू ई ऑफ साई थीटा, ये है। तो ये पहले निकाल लो, जब आसान तरीका है तो मुश्किल से क्यों जाना, मुश्किल से ट्राई करने में दिक्कत नहीं है घर पे,
एग्जाम में तुम वो चूज करो जो तो आसान हो, मतलब अगर कई सारे अप्रोच हैं तो वो अप्रोच चूज करो जहाँ से आसान हो। तो ये निकालो, ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन इक्वल टू 4 गिवन x1 प्लस x2 बराबर 5। और ये पता होगा तुम्हें x1 गिवन x1 प्लस x2 बराबर 5 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बाइनोमियल। सो बाइनोमियल 5 कॉमा आई है ना, 1/2 हो जाएगा, थीटा बाई मतलब थीटा बाई 2 थीटा ना, तो थीटा बाई 2 थीटा होगा तो 1/2 आ गया। अब बाइनोमियल 5 कॉमा 1/2 में क्या तुम ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, हाँ सर निकल जाएगा। क्योंकि 5 तक ही जाएगी ना ये तो इसका मतलब है कि इसका अगर कुछ नया नाम रख दे, मान लो इसका नाम मैंने W रख दिया, ये जो x1 गिवन x1 प्लस x2 बराबर 5 है, इसका नाम W रख दिया हमने। सो W रख दिया, सो W इज इक्वल टू इक्वल 4 टू प्लस एंड W 5 इज का। इक्वल टू 5, यही दोनों आएगा। तो 4 पे निकालोगे 5c4 5, 1/2 की पावर 5, 5c5 1, 1/2 की पावर 5, तो 6/2 की पावर 5, 6/32 मतलब 3/16, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर है 3/16। ये एक मेथड है, उससे जाओगे तो उससे भी होगा बट लेंदी होगा, उसमें क्या है। यहाँ से टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर दूसरा मेथड लगाए इसमें, सो दूसरे मेथड से करेंगे, उसमें सीरीज को सॉल्व करो। टी जो है x1 प्लस x2 है, तो टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉइसन 2 थीटा है ना। अब जो तुम जो कर रहे हो किससे, लेमन सेफी थ्योरम से, सो लेमन सेफी थ्योरम कहता है ई ऑफ जी टी बराबर साई थीटा, यही ना, तो जी टी इज यू एम यू ई, तो ऐसा ढूंढो। तो पहले ये निकालना पड़ेगा, बाद में फिर आंसर आएगा। सो ई ऑफ जी टी क्या होगा, ई ऑफ जी टी समेसन जी टी इंटू प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू टी, टी फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। तो पहले ये देख लिया करो कौन सा मेथड इजी है, उससे इजी रहेगा, नहीं तो आधा घंटा तक कैलकुलेशन करते रह जाओगे एग्जाम में, आंसर तब भी नहीं आएगा। ठीक है, सो यहाँ से तो उसके लिए प्रैक्टिस से समझ आएगा कौन सा मेथड आसान है कौन सा मुश्किल है, जितने क्वेश्चन करोगे तो उससे समझ आएगा कि ये राव ब्लैकवेल से इजी पड़ेगा या लेमन सफी से इजी पड़ेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो समझ आने लगेगा। तो यहाँ से क्या है, ये हमारे पास था e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर k, तो k को मैं भी t कर देता हूँ ताकि उसको बैलेंस किया जा सके। सो k की जगह मैं t कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम t लिखो k लिखो, तभी मैं t ही कर देता हूँ, t उधर है इसीलिए, अपॉन t फैक्टोरियल। अब दोनों सीरीज को इक्वल करो, है ना, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना होगा, दोनों को पहले बैलेंस करना होगा, यहाँ t4 से स्टार्ट है, वहाँ 0 से स्टार्ट है, तो खोल के पहले उसको या तो ओपन कर लो, उसको 4 से स्टार्ट करो, ऐसा है। तो फिर इसका मैंने निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, इसका सीरीज निकाल रखा है। नहीं वो तो ठीक है, तुम्हारा जीटी आया है, फिर इसमें जो आपने सीरीज लिखा ना, मिशन की कोस इन्फिनिटी, हाँ फिर उसका मैंने वो निकाल रखा है सीरीज का, क्योंकि उसका ही यूएनबीवी ऑफ होगा जो आपने सिग्मा हेड लिया हुआ है, हाई हेड लिया हुआ, सॉरी। हम्म। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि हम उस सीरीज का कैसे वो यूएनबीवी निकालेंगे बस। तुम्हें जीटी फंक्शन निकालना है, जीटी फंक्शन यू एम वी यू है यहाँ पे, जी ऑफ टी इज यू एम वी यू ई ऑफ जो भी है साई थीटा, तो जो साई डैश है वो जीटी है यहाँ पे, तो जीटी निकालो। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जीटी एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, फंक्शन निकालो वो क्या आएगा। तो यहाँ जैसे ये जीटी और ये क्या होता है ई की पावर माइनस 2 थीटा, 2 थीटा की पावर टी अपॉन टी फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू सीरीज ई की पावर माइनस थीटा, के की जगह टी है ना, ये तो सीरीज में कोई दिक्कत नहीं, डमी वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ 4 से स्टार्ट है ना, तो इसको 4 से लाना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा किसी एक को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। इसको ओपन कर लो, तो यहाँ से ये है, इसको ओपन करो 4 तक ले आओ। तुमने क्या निकाल रखा है, इससे आगे कुछ कर रखा है तुमने इसके आगे, नहीं सर, मैंने कुछ और किया हुआ है। ये है, अब मैंने कंपेयर सबसे करना पहले है इसको, दोनों सीरीज को कंपेयर करना, कंपेयर तब कर पाओगे जब जहां से ये टी स्टार्ट हो रहा है वहां से ये भी स्टार्ट हो, यहाँ 4 से यहाँ 0 से, कैसे कंपेयर करोगे डायरेक्ट, उसको दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा सीरीज में।
तो सर कोई नहीं, मैं ये ट्राई करूंगा इसमें। वैसे सर आओ ब्लैक बल वो तो है ही था, वो यूज हो जाएगा ठीक है। सर बस एक दो रह गए क्वेश्चन, आप ज्यादा नहीं। 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं हो, कंटिन्यू करते हैं। इसको ठीक से कंपेयर करो, इसको ओपन करो, पहले 3 टर्म। तो क्या होगा, जैसे बनेगा G0 इंटू समथिंग, तो यहाँ से G0 0 हो जाएगा, G1 को भी 0 होना पड़ेगा, G2 को भी 0 होना पड़ेगा, आई थिंक G3 को भी 0 होना पड़ेगा। तो अब जो बचेगा उसको कंपेयर कर लो सीधा सीधा। तो सीधा सीधा कंपेयर करोगे क्या बनेगा, अच्छा उसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर, समेसन टीप है ना, तो पहले तो ई बाहर कर लो, ई की पावर माइनस थीटा बाहर कर लेंगे, एंड क्योंकि यहाँ 2 की पावर 2 थीटा है ना, यहाँ थीटा है, तो बनेगा क्या, या तो t-4 करो यहाँ पे। तो एक और तरीका ये है कि अगर इक्वल लाना है तो इसको अभी रहने दो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इस वाले, मतलब थोड़ा लेंदी वे है, हो जाएगा इससे भी। तो इसमें एक नया सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो मान लो t को तुम अभी के लिए t-4 रख दो, t विल बी रिप्लेस्ड बाई t-4, ठीक है, क्योंकि t कहाँ से स्टार्ट है, 4 से ना, t-4 0 से स्टार्ट होगा। तो एक अभी नया वेरिएबल ले लो, बाद में चेंज कर लेना, u मान लो, u बराबर t-4 ले लो। अब जैसे चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं ना, वैसे ही चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ समेशन करना है यहाँ पे। तो ये वाला सीरीज चेंज होगा, क्या होगा चेंज होके, तो जो मैं लिखना चाह रहा हूँ u आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि u को हम t-4 कह रहे हैं, तो t यहाँ से आ जाएगा u+4, तो जहाँ जहाँ t है u+4 रखो, तो ये आएगा e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर u+4 अपॉन u+4 फैक्टोरियल, u फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। अब ये मैं कह रहा हूँ सीरीज या इंटीग्रेशन वेरिएबल डमी होता है, आंसर तो नंबर आना है एट द एंड, तो वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, है ना, आंसर एंड में कांस्टेंट ही आना था। इस u को हटा के वापस t रख दो, तो t फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर 4 प्लस u या u+4, अब हो जाएगा, है ना। तो u+4 अपॉन u+4 फैक्टोरियल, तो ये वाला सीरीज ये बन गया। अब इसको कंपेयर कर सकते हो, यहाँ भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो नाउ यू कैन कंपेयर डायरेक्टली। तो कंपेयर, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, हमें GT निकालना है एक्चुअली, है ना, तो GT निकालना होगा, एंड GT निकालना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी होगा इस तरीके, बट ये थोड़ा और लेंदी हो गया ना। एनीवे इतना मेथड क्यों सिंप्लीफाई करना, छोड़ो इसको इस तरह से, या आगे करो, कंटिन्यू करना, इसके सॉल्व करके कंपेयर करो, फिर GT कुछ निकलेगा, GT निकलेगा, फिर T तुम्हें 5 दे रखा है, G5 निकालना, फिर उससे आंसर आएगा। ये थोड़ा लेंदी वे है ना, तो देखना होता है क्या आसान होगा, कोई कुछ चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती हैं एक तरीके से। नेक्स्ट बताओ। जी सर। सर एक 4 9 है सर, उसमें बस आप मुझे थोड़ा सा हिंट चाहिए। हम्म सर इसमें जैसे जियोमेट्रिक सीरीज है, तो उसमें सर डायरेक्ट तो हम थीटा स्क्वायर का नहीं बता सकते, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में थीटा आता है, तो उसे हटाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सर क्या है, हम इसमें लॉग लेंगे तो हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर हम नहीं, पहले लॉग थीटा का निकालें। निकालो, फिर 1 थीटा का निकालो, हो जाएगा, दो बार में होगा। ये थीटा स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ बनेगा, यहाँ डायरेक्ट नहीं बन पाएगा ना, लेकिन थीटा माइनस थीटा स्क्वायर तो बन जाएगा, बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, तुम्हें चाहिए थीटा स्क्वायर का, तो हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 0 कितना है, थीटा है, और प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 1 कितना है, थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, मतलब थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, यही है। तो अगर मैं तो मतलब इसका इसमें यू भी राउ अभी ब्लैक, तो सर इसमें भी राउ ब्लैक वाला ही लगेगा ना। हाँ, यहाँ भी राव ब्लैकवेल ही लगेगा। तो अब इसका क्या है, तो इसका सर मैं यू वन भी अलग निकालो,
और इसका अलग निकालो, फिर उसको डिफरेंस ले लोगे ना तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से तो घटाओगे तो क्या बनेगा, मतलब पहले तुम ये निकालना कि मान लो डेल्टा वन एक एस्टिमेटर है, 1 0 डेल्टा वन है, जब x1 0 है और ये अदरवाइज डेल्टा टू एक एस्टिमेटर लेना 1 0 जब x1 1 है एंड 0 अदरवाइज। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा वन निकालोगे तो यही आएगा, प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 0 जो कि आ जाएगा थीटा। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा टू निकालोगे, ये प्रोबेबिलिटी आएगा x1 बराबर 1 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू कितना आएगा, थीटा स्क्वायर। तो तुम्हें थीटा स्क्वायर का इनवर्स एस्टिमेट चाहिए था ना, तो ये आ गया डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। कंप्लीट सफिशिएंट क्या है, सो कंप्लीट सफिशिएंट यहाँ क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फैमिली का ये भी समेशन एक्स आई आएगा, आई फ्रॉम 1 to 3 मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 यही तीनों बनेगा, ठीक है। तो t है x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आपका कंप्लीट सफिशिएंट होगा। तो अब यहाँ से क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू गिवन t इज इक्वल टू, टी की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 5 2 7 4 11, ये निकालना है। तो इसका मतलब आ जाएगा, इसको अलग अलग कर लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा वन गिवन t बराबर 11 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा टू गिवन t बराबर 11, इसको फर्दर सॉल्व करोगे। सो प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 0 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 11 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 1 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर, ये सब राव ब्लैकवेल से ही होगा, लेमन सेफी से बहुत मुश्किल होगा, है ना। इसलिए दो अप्रोच है कि आपको देखना है कहाँ क्या अप्रोच। अब ये आसानी से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आता है ना, तो ए गिवन बी लगाओ इसका आंसर आ जाएगा, ए गिवन बी लगाओ इसका आंसर आ जाएगा, तो इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। सर सर इससे तो आ जाएगा सर, बट मैंने ना वो मैंने लेमन शेप ही यूज करा था, तो सर उसमें थीटा स्क्वायर मैंने बहुत जोर लगाया बट नहीं हुआ सर। बट मेरे माइंड में आ रहा अगर हम लॉग का एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग क्या, लॉग इसको लॉग लॉग से करें तो हो सकता है क्या उससे? करके देखो, वो कम ही चांस है ऐसे तो। तो यहाँ सर कंप्लीट सफिशिएंट टी है तो समेशन एक्स आई के टर्म में ही लाना पड़ेगा। सो ये तुम्हारा कितना है, समेशन एक्स आई कितना है, नेगेटिव बाइनोमियल 2 कॉमा थीटा, ये बनेगा ना, ज्योमेट्रिक है ना, ज्योमेट्रिक का सम नेगेटिव बाइनोमियल है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी, तो यहाँ सीरीज सॉल्व करना मुश्किल होता है, दिक्कत ये है। यहाँ क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए कितना, थीटा स्क्वायर। तो अब निकालो इसको, ये इतना आसान नहीं होगा ना जी प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है सर, राव ब्लैक उसी से करना इसलिए पड़ेगा, हर जगह ठीक है। लेमन सेफी लगाने की जरूरत नहीं है, राव ब्लैकवेल थ्योरम इसीलिए है ना, जहाँ लेमन सेफी में मुश्किल होगा या नहीं हो पाएगा वहाँ राव ब्लैकवेल थ्योरम काम आएगा, ये चीज़ है। अगर तुम जी करना सर चाहो तो ठीक जो ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, तो जो डेटा पॉइंट इसलिए दिया हुआ ताकि कैलकुलेशन इजी हो, नहीं देता तो बहुत मुश्किल होता, यहाँ दे दिया तो काम आसान हो गया। तो इस तरह से अब जीटी निकालोगे, फिर बाद में जी ऑफ 11 निकालोगे, तब जाके यूएमयू आएगा, तो ये मुश्किल वे हो जाएगा, ये आसान वे है। नेक्स्ट बताओ। हो गया, सर बस एक सर ठीक एक है। 52 52 सर बस एक रहे 52। बताओ। इजी तो है, इसमें क्या दिक्कत है, बताओ इसमें दिक्कत क्या है। ये बोल रहा है कि कंसिस्टेंट एस्टिमेट दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा स्क्वायर, तो सी क्या होगा, तो ये सैंपल मीन वो है ना, सर एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, मैं लिमिट इससे नहीं करता, तो मैं एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस से करता हूँ, जो भी कंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन होता नहीं है तो ना। वो वन वे थ्योरम है, उससे वो सिर्फ वन वे है, कंसिस्टेंट है तो वैसा जरूरी नहीं होगा। ये जो थ्योरम है ये सिर्फ वन वे है, मतलब अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी मान लो सिग्मा स्क्वायर है, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ टी अगर जीरो है, तो जाके टी कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा स्क्वायर, दैट इज टी इज कंसिस्टेंट
एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर तो ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो और ऐसा ना हो रहा हो। अगर ऐसा होगा तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ये वन वे है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है। तुम इफ एंड ओनली इफ नहीं यूज कर सकते इसको, इसलिए कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी ठीक से आना चाहिए उसके लिए। तो ये सिंपल तो है भाई। इसको नाम लो वाई आई, मान लो कि वाई आई है। कहाँ दिक्कत है? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पता है ना, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर काफ़ी हेल्प करेगा। तो वाई आई मान लो एक्स टू आई माइनस एक्स टू आई माइनस वन को। मुझे बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तो कम से कम मीन बता दो, छोड़ो। ई ऑफ वाई आई क्या होगा? तो जीरो हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ वाई आई कितना होगा? 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और यही इक्वल हो जाएगा ई ऑफ वाई आई स्क्वायर के, क्योंकि मीन तो जीरो है। तो ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है ये क्या है? अगर तुम देखो c अपॉन n समेसन वाई आई स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? ये कहाँ कन्वर्ज करेगी? ये क्वांटिटी कहाँ कन्वर्ज करेगी? c तो कांस्टेंट एज इट इज रखो, 1 अपॉन n समेसन वाई आई स्क्वायर कहाँ कन्वर्ज करेगी? पर एक्चुअली मैंने लिमिट थ्योरम मैंने पढ़ा नहीं, तो मुझे इतना अरे आइडिया नहीं भाई इसके वीक बारे लॉ में। ऑफ तो लार्ज नंबर ई एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर हो जाएगा। c इंटू ई वाई स्क्वायर कितना आया हुआ है? 2 सिग्मा स्क्वायर। तो 2 सिग्मा स्क्वायर और हमें तो 2c सिग्मा स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर सिग्मा स्क्वायर का है। तो मतलब क्वेश्चन ने बता रखा है कि ये क्वांटिटी जो है ना 2c सिग्मा स्क्वायर है। तो 2c 1 हो गया तो c की वैल्यू 1/2 आ गई। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, वीक लॉ ऑफ जी लार्ज सर, ठीक नंबर। है। ठीक है, तो पढ़ो उसको, लिमिट थ्योरम, क्योंकि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर लिमिट थ्योरम से ही रिलेटेड है। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सिंपल है कि 1 अपॉन जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम है वो सिंपल ये कहता है 1 अपॉन n समेसन वाई आई या एक्स आई की पावर r i फ्रॉम 1 to n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू e ऑफ x की पावर r फॉर ऑल r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट है। सर एक्स आई कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना? सर एक्स आई तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है। हाँ, एक्स आई किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, आई आई डी होगा। एक्स आई किसी से भी होगा, एक्स आईज आर आई आई डी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आई आई डी होगा। हो गया सर इस ठीक है, पर। चलो बाकी रहेगा तो ना फिर ज्वाइन करना 11 बजे। ओके। इसको मैं एकलव्या 1 में ठीक है सर, रिकॉर्डेड थैंक करके यू। अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।